हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर क्लास 11th का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम और बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए, आज का जो क्लास है वो रियली बहुत 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 कंसेप्टफुल होने वाला है। सो आज की क्लास को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए और वे भी अच्छा मार्क क्लास के एग्जाम में। इसके लिए आपका फर्ज बनता है जो आज की क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए, आज की क्लास को बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कोशिका जो होते हैं वो जीव का एक इकाई के समान होते हैं। जीव का एक इकाई के समान होते हैं, चाहे वह लिविंग हो चाहे वे नॉन लिविंग हो। बोथ आर मेड अपॉन सेल, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जो हैं वे सेल से मिलके बने हुए रहते हैं। चाहे वे लिविंग हो चाहे वे नॉन लिविंग हो, दोनों जो हैं वे सेल से मिलके बने हुए रहते हैं। एवरीथिंग इज मेड अपॉन सेल एंड यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर इज मेड अपॉन सेल, यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो है वे भी सेल से ही मिलके बने हुए रहते हैं। तो यहाँ पे सेल क्या होता है, तो सेल एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है जो कोई भी जीव के अंदर एक स्ट्रक्चर और एक फंक्शनल देते हैं। अगर आपके बॉडी से स्किन को निकाल लिया जाए तो कैसे आपका बॉडी हो जाएगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो सेल का एक स्ट्रक्चर होता है, एक फंक्शनल होता है, ठीक है। और सेल को सबसे पहले जो देखे थे एडमंड वॉन लीeuwenhoek। एग्जाम ये क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले सेल को कौन देखे थे, सबसे पहले सेल को देखे थे एडमंड वॉन लीeuwenhoek। फर्स्ट सॉ एंड डिस्कवर्ड अ लाइव सेल, सबसे पहले जो है सेल को देखे थे एडमंड लीeuwenhoek। उसके बाद रॉबर्ट हुक देखे थे सेल को, और रॉबर्ट हुक सेल को डिस्कवर किए थे, ठीक है। और चाहे वे लिविंग हो चाहे वे नॉन लिविंग हो, दोनों के अंदर सेल जो हैं वो मिल के बने हुए रहते हैं। ऐसे वन ब्रिक अनदर ब्रिक से कनेक्ट होके, दूसरा ब्रिक एक ब्रिक से फिर कनेक्ट होके, ऐसे ब्रिक कनेक्ट करते करते एक वॉल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक दीवार का फॉर्मेशन कर लेते हैं। उसी प्रकार सेल से मिलकर टिश्यू बन जाते हैं। सेल से मिलकर टिश्यू बन जाते हैं, और टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बन जाते हैं, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम से मिलकर ऑर्गन्स बन जाते हैं। क्लियर है, आगे चलिए देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया है वो क्या दिया है, सेल थ्योरी। तो सेल के ही अंदर हर एक फंक्शन होगा, एवरी फंक्शन वर्क इन सेल, चाहे वो रिस्पिरेशन हो, चाहे वो एक्सक्रिएशन हो, चाहे वो सर्कुलेशन हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो मूवमेंट हो, एवरीथिंग वर्क इन सेल, एवरी फंक्शन अकर्ड इन सेल। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, तो सेल के अंदर क्या एवरी फंक्शन होता है। यस स्टूडेंट्स, जो सेल के अंदर एवरी फंक्शन होता है, जो भी हो, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, हर एक चीज़ सेल के अंदर होगा। आगे जो यहाँ पे दिया है वो है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का जो डिस्कवर किए थे 1838 में मैथिस स्क्लेंडियर नाम के साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट से, और वे बताए थे, वे प्लांट और एनिमल्स के अंदर ऑब्जर्व किए थे सेल का जो बार्क था वो उसको ऑब्जर्व किए थे। कौन, मैथिस स्क्लेंडियर। ऑल लिविंग्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, जितना भी लिविंग सेल है वे क्या, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितना भी मनुष्य, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जितना भी प्लांट है या एनिमल हैं, वे सेल से ही मिल के बने हुए रहते हैं। जरूरी नहीं है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म केवल सेल से मिल के बने हुए हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सेल से मिल के बने हुए रहते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों सेल से मिल के बने हुए रहेंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले से ही सेल होता है, उससे ही नया सेल का फॉर्मेशन होता है। पहले से ए सेल है तब न बी सेल बनेगा। हाँ स्टूडेंट्स, ये तो आप खुद समझ जाइएगा। अगर पहले से सेल बना है, बॉडी जो है, बॉडी का हर एक पार्ट सेल से मिलके बना हुआ है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। एग्जाम्पल ब्रिक्स के बारे में बता दिया आपको, एक इटेवा जोड़ के नया इटेवा बना लेता है, एक ब्रिक्स को, दीवार को तैयार कर लेता है। उसी प्रकार मनुष्य में सेल, बहुत सारा सेल मिलकर टिश्यू बना लेता है, बहुत सारा टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना लेता है, बहुत सारा ऑर्गन आपस में काम करके ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम आपस में काम करके ऑर्गेनिज्म को तैयार कर लेते हैं। एक सिंगल सेल जाइगोट से इतना प्रोसेस होता है, समझिए स्टूडेंट्स, एक सेल में कितना पावर होता है। इसीलिए आपको बताया जितना भी फंक्शन होता है वे सेल के ही अंदर होता है। ये भी एक थ्योरी है। रिस्पिरेशन हो, चाहे सर्कुलेशन हो, चाहे एक्सक्रिएशन हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, एवरीथिंग इज वर्क इन सेल,
एवरी फंक्शन अकॉर्डिंग सेल, क्लियर। और जब सेल बनेगा, अगर बॉडी के अंदर सिंगल सेल जाइगोट बनेगा ही नहीं तो एक बच्चा का निर्माण कैसे होगा। एक सिंगल सेल जाइगोट से ही ना बहुत सा टिश्यू मिलेगा, फिर बहुत सारा ऑर्गन, फिर बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम, फिर एक बच्चा बन के तैयार होगा। जो जाइगोट मिलबे नहीं करेगा, सिंगल सेल जाइगोट मिलबे नहीं करेगा, यानी जब मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होगा, एक जाइगोट बनबे नहीं करेगा तो बच्चा कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, बताइए आप। वही यहाँ पे दिया है, समझिए ध्यान से। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और क्लास को ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। एवरी कंसेप्ट इज क्लियर फॉर दिस क्लासेस। तो ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितना भी सेल है वो पहले से किसी नया सेल से मिल के बनते हैं। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, जो अगर सिंगल सेल जाइगोट बनेगा ही नहीं, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, जाइगोट ही नहीं बनेगा, तो एक बच्चा का निर्माण कैसे होगा। जब जाइगोट बनेगा, यानी जब सेल बनेगा, बहुत सा सेल टिश्यू बनाएगा, फिर बहुत सा सेल ऑर्गन बनाएगा, फिर बहुत सा ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, फिर ऑर्गेनिज बन के तैयार, एक बच्चा बन के तैयार। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर है, समझ चुके हैं, अच्छा लग रहा है वीडियो, उम्मीद कर रहा हूँ। शेयर करें। आगे जो यहाँ पे दिया है वो दिया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस। तो चलिए आपको एक इमेज पे ले चलते हैं और वहाँ बताते हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो था वह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस था। इससे पहले अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, कितना ईजी लगा बनाने में, देखे ही आप लोग। तो ज़्यादा क्लास को शेयर करिए, आज क्लास को बार बार देखिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट प्रोसेस न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस का प्रोसेस नहीं होता और इसके अंदर कोई बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, जैसे कि राइबोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, मिटोकॉन्ड्रिया, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहेंगे। यूकैरियोटिक सेल के अंदर बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स और इसके अंदर न्यूक्लियस भी रहेंगे और इसके अंदर ये राइबोसोम ये सब प्रेजेंट रहेंगे, मिटोकॉन्ड्रिया सब। इसका जो साइज होगा 0.2 से 2 UM और इसका 10 to 2 से UM। और ये इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, ना उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ना उसके अंदर कोई फंक्शन। क्यों है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वे सिंगल सेल से मिलके बने हुए रहते हैं, बट ये इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक के अंदर। और ये जो होते हैं यूकैरियोटिक एक से अधिक सेल से मिलके बने हुए रहते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, यानी सिंगल सेल होते हैं, इसके अंदर कोई बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं रहते हैं, यानी एब्सेंट होते हैं। और इसके अंदर जो होते हैं बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं, और इसके अंदर बॉन्ड ऑर्गेनेल्स यानी कि नहीं होते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इसके बॉडी के अंदर फ्लैजिला से प्रोटीन मिलके बने हुआ है। इसके बॉडी के अंदर सेल वॉल और फ्लैजिला दोनों नहीं, सम सेल्स विदाउट सेल वॉल एंड कंटेन फ्लैजिला। ठीक है, कोई सेल के अंदर सेल वॉल और फ्लैजिला नहीं रहेंगे। मोस्टली मेड ऑफ पेप्टिडोजेन, पेप्टिग्लेन से और ये चिटिन और पेप्टिन से मिलकर बना रहा होते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, इसका स्मॉल साइज होता है, इसका लार्ज साइज होता है। किसका? प्रोकैरियोटिक का स्मॉल साइज, यूकैरियोटिक का लार्ज साइज। और प्रोकैरियोटिक में सेल डिवीजन होता है, यानी कि बाइनरी फ्यूजन इसमें होता है। और इसमें सेल डिवीजन माइटोसिस दोनों में सेल डिवीजन होगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल होता है, इसीलिए इसमें कोई चीज़ डेवलप नहीं हुआ रहता है। यूकैरियोटिक फुल्ली डेवलप सेल होता है, इसीलिए इसमें सब कुछ होता है, न्यूक्लियस, मिटोकॉन्ड्रिया, जितना भी चीज़ है ऑर्गेनल सब रहेंगे इसके अंदर। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए कंसेप्ट के तहत। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू बच्चों लोग, पढ़ते रहे मन लगाकर।